हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल और स्वागत है आपका इस साल के पहले प्लेसेस इन न्यूज़ के सेशन में। इस हफ्ते जो कुछ भी हुआ हम उसको डिस्कस करेंगे दुनिया भर में और तैयारी करेंगे अपने एग्जाम के लिए। लेकिन आप याद रखिए कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जो लोकेशंस हम वीडियो के थ्रू देखते हैं उसको अगर आप हो सके तो अपने एटलस पे या मैप्स पे प्रैक्टिस कर ले, ताकि आपको कभी फिर दिक्कत ना हो लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने में। क्योंकि ना पेपर्स काफ़ी क्वेश्चंस में, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कंपैरेटिवली आसान होते हैं। तो अगर आप ढंग से प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए कई चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं पहले कि इस वीडियो में हम मुख्य रूप से किन किन इलाकों के बारे में जानेंगे। जापान के बारे में जानेंगे, कोरिया के बारे में जानेंगे, 39th पैरेलल के बारे में जानेंगे, डीमिलिटराइजेशन लाइन के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे, जैसे पिछले हफ्ते हमने जाना था कि रेड सी के आसपास कौन सी कंट्री है, रेड सी कहाँ पर लोकेटेड है, और पर्शियन गल्फ के बारे में भी जाना था। इसी तरह रेड सी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आज हम जानेंगे गल्फ ऑफ यमन के बारे में, यानी एडन के बारे में, एडन गल्फ के बारे में जानेंगे, वहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। और इसके अलावा साउथ अमेरिका के बारे में हमने पिछले हफ्ते क्वेश्चन डिस्कस किया था कि ट्रेड ग्रुप्स कौन कौन से हैं, तो उनके मेजर ट्रेड ग्रुप्स मैंने आपसे पूछे थे। आप में से कई लोगों ने आंसर भी सही किया था, उसको भी ज़रा देखते हैं नाम क्या है उनके, और ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका। और पहले जानते हैं कुछ क्वेश्चन जहाँ से पता लगे आपको तैयारी कैसे करनी है क्वेश्चन की, प्लेसेस इन न्यूज़ की। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज एंड आइलैंड्स: सोमालिया, सोकोट्रो आइलैंड्स, यमन, जिबूटी। हाउ मेनी ऑफ द अबव बॉर्डर द गल्फ ऑफ एडन। अब बात हो रही है किसकी? गल्फ ऑफ एडन की। मैंने यमन का नाम लिया था। कोई आप कनेक्शंस ड्रॉ कर पा रहे हैं? कोई बात नहीं। ऑप्शंस देखिए, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। अभी जो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछने लग गए हैं, इसलिए चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो गई हैं एस्पिरेंट्स के लिए। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट्स देख रहे हैं तो आई गेस आप गेस कर पाएंगे कहाँ पर लोकेटेड है ये, क्योंकि हमने मैप्स पे बार बार देखा। पिछले मैप्स में आप देखिए, ये रहा रेड सी, तो इसके आसपास ही कहीं गल्फ ऑफ एडन है। कहाँ पर लोकेटेड है, आइडिया है कुछ? तब तक आप सोचिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी हम डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following countries is participating with India in the Desert Cyclone 2024 Joint Military Exercise? याद रखिए, बात हो रही है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की, ना कि नेवल एक्सरसाइज की। 2024 में होने वाली है, नाम है डेजर्ट साइक्लोन। कौन इनमें से उसका पार्ट है? इंडिया के साथ होती है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है या जॉर्डन है, या फिर इनके अलावा कोई और है? वैसे 4 ऑप्शन है तो इनमें से ही कोई है, लेकिन मुझे आप ये भी बताइए कि अगर आपको पता है इसका आंसर तो ये कहाँ हो रहा है, ताकि आपकी थोड़ी करंट के नॉलेज भी चेक हो जाए। तो चलिए पहले ये क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं, इनका आंसर्स क्या है। तो पहले हमने देखा दोनों ही क्वेश्चन वेस्ट एशिया से रिलेटेड है, जहाँ पर पिछले हफ्ते हमने इस कंट्री की बात की थी, कतर की। कतर, पर्शियन गल्फ के आसपास की कंट्री, कतर की रेलेवेंस क्या है ये हमने जाना था। आज हम एक और रीजन यानी रेड सी के बाद की कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे, गल्फ ऑफ एडन के बारे में जानेंगे। गल्फ ऑफ एडन यहाँ पर है, ये इलाका है बाब अल मंदेब, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो बाब अल मंदेब के बाद आपका रीजन जो है वो आप गल्फ ऑफ एडन में नॉर्मली काउंट करते हो। तो यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ आपको यमन दिख रही है इजीली, सोमालिया दिख रही है, जिबूटी भी दिख रही है। तो सिंपल आंसर है, अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप कहेंगे ओनली 3 इज द आंसर। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ऑल 4 आर करेक्ट आंसर्स? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एक कंट्री है जिसके बारे में आप नहीं जानते वो है सोकोट्रो आइलैंड्स। लेकिन ये क्या ये कंट्री है? नहीं, ये कंट्री नहीं है, ये एक आइलैंड है। और क्वेश्चन को गौर से पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कंट्रीज एंड आइलैंड्स। ये जो सोकोट्रो आइलैंड है, पहली बात ये सिचुएटेड कहाँ है? तो असल में ये गल्फ ऑफ एडन में ही सिचुएटेड है। ये रही, या छोटा सा आइलैंड आपको दिख रहा है, ये है सोकोट्रो आइलैंड। और ये आइलैंड असल में पार्ट है किस कंट्री का? तो यमन का। तो इसलिए हम कह सकते हैं गल्फ ऑफ एडन को ये बॉर्डर कर रही है, क्योंकि उसी रीजन में है ये। और यहाँ पर आपका सोकोट्रो आइलैंड है जिसके ऊपर यमन का शासन है। कुछ टाइम तक पहले यमन में जो राज किया करते थे वही इस पर कंट्रोल करते थे। कुछ समय यहाँ पोर्टुगीज शासन रहा, लेकिन दोबारा यहाँ पर शासन आ गया था यमन की गवर्नमेंट का। तो अभी यहाँ पर कह सकते हैं हौतीज़, जो अभी जो विवाद यहाँ पर बने हुए हैं, हौतीज़ ऑपरेट करते हैं यमन से ही, जहाँ इन्होंने फायरिंग की और लूटने की कोशिश शिप्स को कर रहे हैं। उससे लड़ने इंडियन नेवी भी काफ़ी एक्टिव इस रीजन में दिखी, अमेरिका नेवी भी आ रही है यहाँ पर। तो उसी के पास ये आइलैंड है सोकोट्रो आइलैंड। कहाँ पर है? वो अगेन गल्फ ऑफ एडन में ही है, तो इसलिए ये इसका सही आंसर होगा, ऑल 4। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री है जो गल्फ ऑफ एडन के आसपास है। तो देखिए, इरिशिया या जिबूटी, क्या है ये? कौन सी कंट्री है? जिबूटी है, सोमालिया है, इरिशिया है। ये तो आपको पता होगा, सींग वाली कंट्री सोमालिया, दिस इज सोकोट्रा, यमन है। असल में इंटरेस्टिंगली ये नाम संस्कृत से आता है, सोकोट्रा आइलैंड्स। इसका मतलब होता है ऐसा द्वीप जो बहुत संपन्न और समृद्ध हो। तो वो असल में यमन के पास की एक आइलैंड है जिसपे यमन की जो गवर्नमेंट वहाँ रहती है, अक्सर उन्हीं का कंट्रोल इस रीजन पर रहता है। हमने ये आंसर तो समझ लिया। अब ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, डेजर्ट साइक्लोन 2024, ये किस कंट्री के साथ हो रहा है? ये भी यहीं सिचुएटेड एक कंट्री के साथ हो रहा है, यानी दुबई के साथ। आप मुझे बताइए दुबई कहाँ सिचुएटेड है?
यूएई में। तो कंट्री का नाम क्या है? यूएई। यूएई कहाँ सिचुएटेड है मुझे बता सकते हैं आप इस मैप पे ज़रा देख के? यूएई किस ओशन के पास है? चलिए आप लिखिए कमेंट में, हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन की, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है सबसे रेलेवेंट आपके लिए कुछ है अभी तो प्रीलिम्स आने ही वाला है। और अगर आपके मन में ज़रा से भी डाउट्स है रिगार्डिंग कि कुछ पोर्शन बाकी रह गया है, कुछ पोर्शन मैंने ढंग से क्लियर नहीं किए हैं, तो आपकी सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को देखते हुए क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा चुका है PWOnlyIAS के द्वारा, जो आपको रिविजन और प्रैक्टिस, जो दो सबसे ब्रह्मास्त्र हैं इसको क्रैक करने के, उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। जीएस की क्लासेस होंगी डेली 3 घंटे, करंट अफेयर्स करवाया जाएगा, आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, इसका सीसेट का आपको ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही विकल्पों में आपके पास उपलब्ध है। आप चाहे तो किसी भी तरीके से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस पटेल नगर में ही चलेंगी, 8 जनवरी से ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है। इसकी डिटेल्स आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन से ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक पिन मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इस कोर्स के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। यानी मान लीजिए आपका एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कमजोर है, या आपको इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, कुछ आपको पॉलिटी में दिक्कत है, पॉलिटी के क्वेश्चन रिवाइज कैसे करने ये नहीं पता, तो ये कोर्स आपको वो सब सॉल्व करके देगा। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, जो आपको पूरी तरह प्रिपेयर करेगा हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर, और एक क्रैश कोर्स आपके लिए बना ही है प्रीलिम्स को फोकस में रखते हुए। तो इसकी डिटेल आप लीजिए लिंक से, और हम शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। पहला टॉपिक जापान से आता है, जहां पर एक बहुत भीषण अर्थक्वेक आया। 7.6 रिक्टर स्केल पे ये भूकंप आया, और ये भूकंप इतना बड़ा है कि इसमें लाखों लोगों की जानें जा सकती थी, लेकिन जापान में अभी तक अनफॉर्चुनेटली 100 लोगों की जानें गई हैं। जापान अर्थक्वेक्स को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल करता है, लेकिन फिर भी इतना भीषण अर्थक्वेक था कि यहाँ जापान में भी लोगों की जानें गई हैं। इससे पहले पिछले साल टर्की में कुछ भूकंप ऐसे हमें देखने को मिले थे इसी पैमाने के, और जहां बहुत से लोगों की जाने गई थी। अभी यूएन ने $1,000 की $100,000 एड प्रोवाइड की है उनको, लेकिन ये जो स्थिति खराब हुई है जापान की, वो क्यों हुई है? इसके पीछे क्या ज्योग्राफी है और क्या लोकेशन है? तो जापान हम सबको पता है कहाँ पर है, पैसिफिक का पार्ट है, ये रहा जापान। तो जापान जिस लोकेशन पर है ना, असल में वो लोकेशन ऐसी है जहाँ पर कई सारी धरती की जो प्लेट्स होती हैं, वहाँ पर धरती प्लेटों में बटी हुई है। उनमें जापान की लोकेशन ऐसी है जहाँ पर कई सारी प्लेट्स हैं आसपास में, जिनकी मूवमेंट की वजह से वहाँ भूकंप की स्थिति बनी रहती है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको जापान दिख रहा है, ये रहा कोरिया, चाइना, रशिया। यहाँ एक यूरेशियन प्लेट है, यहाँ देखिए नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ देखिए पैसिफिक प्लेट है, ये फिलीपीन की प्लेट है, इसे माइनर प्लेट कह सकते हैं, यूरेशियन प्लेट तो मेजर प्लेट है। फिर यहाँ आपको टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री दिख रही है, तो इस बाउंड्री के बहुत करीब बसा हुआ है जापान। तो इनमें अगर ज़रा सा भी मूवमेंट होता है, क्योंकि प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती है, उनकी हल्की सी भी जब सबडक्शन कहीं होता है, चेंजेस आते हैं, तो भूकंप बहुत भयावह आता है, जहाँ पर जापान को इसको झेलना पड़ता है। लेकिन जापान ने अपने आर्किटेक्चर को, अपने कंस्ट्रक्शन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह बिल्ड किया है कि वो ऐसे अर्थक्वेक्स को झेल सके। जापान में काफ़ी सारे अर्थक्वेक्स आए हैं जो 7 स्केल्स के भी बड़े बड़े हुए हैं, जो कहीं और आए तो तबाही मच जाए। तो असल में जो प्लेट बाउंड्री के पास होने वाली इसकी सिचुएशन है, इसी की वजह से जापान में बहुत से भूकंप आते हैं। अगर हम देखें जो इस बार का भूकंप आया उसका एपिसेंटर कहाँ है, तो इशिकावा में इसका एपिसेंटर है। ये रहा वो रीजन, इसको अगर आप देखें तो और डिटेल में यहाँ दिखाया गया है, जहाँ एपिसेंटर पे तो बहुत ही भीषण भूकंप आया था, और आपको तस्वीरों में दिख ही रहेगा कैसी तबाही यहाँ पर मची है। 1 जनवरी पे ही जापान को नए साल के साथ साथ ये ऐसा भूकंप देखने को मिला जहाँ कई लोगों की तो सपने उजड़ गए। तो ये प्लेट बाउंड्री की जो लोकेशन है या कुछ ऐसा है कि जापान को अगर आप देखें, जापान के पास ही फिलीपीन की सी की प्लेट है, पास में पैसिफिक प्लेट है। ये जब मूव करती है तो इनकी मूवमेंट की वजह से यहाँ हल्का सा मूवमेंट अगर होता है, और उस मूवमेंट की वजह से सिस्मिक वेव्स क्रिएट होती हैं, जिसके कारण भूकंप आता है। लेकिन कहानी यही नहीं है, क्योंकि आसपास बहुत सारे ओशंस हैं, तो ओशंस के नीचे की मूवमेंट्स भी जब होती है तो उसकी वजह से भूकंप आते हैं। और जब ओशन के नीचे अर्थक्वेक कोई बहुत बड़ा घटित होता है तो वहाँ पे सुनामी भी आती है, और यही जापान में सुनामी भी डिक्लेयर की गई थी। इससे काफ़ी पुरानी वो खतरनाक यादें ताज़ा हो गई। कई सारे आपको तस्वीरें दिखेंगी जो आपको बताएगा टोक्यो की लोकेशन को। देखिए आप, जो सी प्लेट्स हैं ये इधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, पैसिफिक प्लेट्स इधर की तरफ आ रही है, सबडक्शन भी हो रहा है, इंडक्शन भी हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो इस लोकेशन पे रहने की वजह से जापान एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां बहुत सारे भूकंप होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब क्योंकि ये ज्योग्राफी का लेक्चर नहीं है तो मैं डिटेल में इसको डिस्कस नहीं कर सकता, नाम ही है लोकेशन इन न्यूज़, पर थोड़ा सा हम समझे क्यों ये हो रहा था। तो प्लेट बाउंड्रीज के डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये होता था, तो ये हुआ है जापान में। अब जापान में ये होने की वजह से कई लोगों की जानें वहाँ गई हैं। जापान का अर्थक्वेक इस रीजन में 4 डेकेड्स का सबसे स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था, और इंडिया को इससे सीखना ये चाहिए कि इतने भीषण भूकंप के बावजूद जापान में बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है जान माल का। इसका मतलब ये है कि भारत को भी प्रिपेयर रहना चाहिए। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस इंडिया की क्या है, कौन सी संस्था है जो इंडिया में अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस के ऊपर काम करती है? जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट है उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या इसको हेड करता है,
जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके अप्रोच है, हमने अपने देश को कई जोन्स में डिवाइड किया है। जोन 5 में कौन से रीजन है, 4 में कौन से रीजन है। आपको ज्योग्राफी में चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक सी चीज़ें हैं, तो आप मैप्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। जापान में जो हुआ उसका मतलब ये है कि हम थोड़ा ये देखिए कि जापान की कहाँ कहाँ पे कहानी है। जापान का ट्रेंच है पास में, खाई जिसे हम कहते हैं, वहाँ भी दिक्कतें आई। तो फिलीपींस के आसपास और इस रीजन में जो प्लेट्स है, इनके मूवमेंट की वजह से दिक्कतें आती हैं। और जापान पड़ता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक्स और अक्सर आपको ज्वालामुखी विस्फोट होते हुए दिखते हैं, इसीलिए ये रीजन काफ़ी सेंसिटिव है इस वजह से। और जापान में अर्थक्वेक फिर एक बार टेस्ट करता है उसी जोग्राफिकल रियलिटी को जिसको हम झेल रहे हैं। ये जोग्राफी की कहानी हमने देखी जापान की, लेकिन जापान में अर्थक्वेक आया और जो इम्पोर्टेंट शहर है चाइना जापान के, टोक्यो, कोबे, और जो लोकेशन है कि यहाँ पे सी ऑफ जापान है, इस साइड फिलीपीन सी ऑफ जापान है, उसके बाद आपको कोरिया वोरिया दिखता है। लेकिन विवाद सिर्फ यहाँ नहीं, वहाँ तो अर्थक्वेक आया, लेकिन दूसरी जगह तो युद्ध की स्थिति बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ कोरियन पेनिनसुला की। जापान असल में एक आइलैंड है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। जापान के बाद सी ऑफ जापान आता है, फिर दूसरी साइड रशिया है और कोरिया का पेनिनसुला आता है। कोरियन पेनिनसुला में कोरिया 2 हिस्सों में बटा हुआ है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। यहाँ काफ़ी बड़ी जंग लड़ी गई थी, एक तरफ कम्युनिज्म था, एक तरफ कैपिटलिज्म था। आज जिस साउथ कोरिया को हम जानते हैं, जो बहुत ही विकसित है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो सब साउथ कोरिया, सोल जिसकी कैपिटल है। दूसरी तरफ प्योंगयांग की नॉर्थ कोरिया है, जिसके ऊपर किम जोंग उन का शासन है, काफ़ी विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं। और एक नई चीज़ जो न्यूज़ में आई वो थी एक आइलैंड, उस आइलैंड का नाम था योंगप्योंग आइलैंड। योंगप्योंग आइलैंड असल में साउथ कोरिया का पार्ट है और वहाँ पर आर्टिलरी फायर की गई साउथ कोरिया के द्वारा, नॉर्थ कोरिया के द्वारा साउथ कोरिया की तरफ। तो इस आइलैंड में असल में एक छोटी सी मिलिट्री आइलैंड यहाँ पर है, यहाँ पर साउथ कोरिया का एक मिलिट्री बेस है। तो अगर मैं आपसे पूछूं वेयर इज योंगप्योंग आइलैंड, तो अक्सर हम प्योंगयांग से सोचते हैं कि ये नॉर्थ कोरिया का पार्ट होगा, लेकिन नहीं। असल में योंगप्योंग जो आइलैंड है ये कोई मिस स्पेलिंग नहीं है, असल में ये साउथ कोरिया का एक आइलैंड है जहाँ पर उनका छोटा सा आर्मी बेस है। इसके ऊपर लगातार फायरिंग करी थी नॉर्थ कोरिया ने, और यहाँ कम से कम 2000 लोग भी रहते हैं मिलिट्री बेस होने के बावजूद। तो वहाँ हमले से वहाँ के लोग काफ़ी डर गए थे और साउथ कोरिया ने अब जवाबी हमला भी नॉर्थ कोरिया के ऊपर कर दिया है, कुछ फायरिंग की है वहाँ से। लेकिन उन्होंने पहले कहा था कि हमारे सिविलियंस अपने लिए एक सिक्योर जगह पे चले जाएं। तो यहाँ जो लोकेशन है वो ये समझिए कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक बाउंड्री है जिसे कहते हैं डीमिलिटराइज जोन, ठीक है। और इसे 38th पैरेलल भी कहते हैं। यहाँ पर ही 38th जो आपका एक मैप के थ्रू देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ना, ये जो 38th पैरेलल से कहते हैं, ये वो लेटीट्यूड है जो यहाँ से पास करता है। तो असल में जो ये जो लाइन है इसको हम 38th पैरेलल कहते हैं कि 38th पैरेलल के आसपास यहाँ पे जो डीमिलिटराइजेशन हुआ था, जो सीज फायर हुआ था, इस तरह से हुआ था। तो असल में मिलिट्री डिमार्केशन लाइन कुछ इस तरह जाती है, यानी ये जो आपको डार्क ब्लू में दिख रही है ये लाइन है, इसके आसपास का रीजन है डीमिलिटराइज जोन। मगर ये फिर भी दुनिया की सबसे ज़्यादा हैवीली मिलिटराइज जगह है, दोनों तरफ भारी तादाद में सेनाएं खड़ी हैं। इंडिया पाकिस्तान जैसे बॉर्डर का हाल यहाँ पर हो रखा है। तो 38th पैरेलल किससे जुड़ा हुआ है, तो कोरिया और कोरियन पेनिनसुला के विवाद से जुड़ा हुआ है। डीमिलिटराइज जोन की जो हम बात करते हैं वो भी वहीं पर है, उसी के पास में है। और अभी जो विवाद हुआ इसलिए हुआ क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने रॉकेट्स फायर किए साउथ कोरिया में, और आर्टिलरी की फायरिंग हुई कहाँ पर, योंगप्योंग आइलैंड के ऊपर, ठीक है। लगातार फायरिंग हुई है। इसके अलावा डोंगक्योंग के ऊपर भी बात की गई, वहाँ पर भी कुछ फायरिंग हुई है। तो कई सारी हमले यहाँ पर हुए हैं, कई लोगों की जाने जाने की संभावना भी यहाँ पर है। तो ये विवाद असल में कोरिया का है, जहाँ बात नॉर्थ कोरिया कहता है हम कोरिया को यूनिफाई कर लेंगे, दोनों एक ही कोरिया और हम असली कोरिया हैं, जबकि अभी नॉर्थ और साउथ कोरिया 2 का डिवीजन हुआ पड़ा है। साउथ कोरिया काफ़ी इंडिया के साथ काफ़ी व्यापार करती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप आइलैंड में देखो तो यहाँ पर मेनली उनके मिलिट्री बेसिस थे, लेकिन उनके जो फायरिंग्स हुए मेजरली वो सिविलियन एरियाज़ में भी गिरे हैं। बदले में साउथ कोरिया ने भी कुछ अब कहा है कि हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे, लेकिन सिविलियंस को उन्होंने पहले सेव करने की बात की है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अभी तक वॉर में ही है। 1953 में वॉर शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक इसमें एक पीस ट्रीटी नहीं हुई है। तो पीस ट्रीटी ना होने की वजह से हम कह सकते हैं कि अभी भी ये वॉर में, जैसे हम कहते हैं साउथ कोरिया और रशिया अभी तक एक वॉर में ही थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तक, क्योंकि उन्होंने कभी कोई पीस एग्रीमेंट साइन नहीं की कुरिल आइलैंड्स को लेकर। तो विवाद लगातार इस तरह दुनिया में जहाँ बने रहते हैं बने ही रह जाते हैं। तो यहाँ हम देखिए ज्योग्राफी को कि कहाँ है कोरियन पेनिनसुला, ये वो जगह है, आपको दिख रही होगी इस जगह के पास। यहाँ पर जो इलाका है इसे हम क्या कहेंगे, ये है कोरिया स्ट्रेट। कोरिया स्ट्रेट के पास यहाँ पर है टूशिमा, और यहाँ एक बहुत ये छोटा सा आइलैंड दिख रहा है, ऐसे कहते हैं जेजू आइलैंड, काफ़ी प्रचलित है ये आइलैंड। सॉरी, ये जेजू आइलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट भी है साउथ कोरिया के लिए, जेजू आइलैंड से कहते हैं। ये फिर हमारा जापान हो गया, और यहाँ टूशिमा जो है ये असल में जापान का पार्ट है।
लेकिन जेजू आइलैंड असल में कोरिया का पार्ट है। यहाँ पर जो स्ट्रेट है इसे कहते हैं जेजू स्ट्रेट। तो जेजू आइलैंड, जेजू स्ट्रेट का जब नाम सुनाई दे तो समझ जाइए ये जगह साउथ कोरिया की बात हो रही है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर है येलो सी, ये जो सी आपको दिख रहा है ये है येलो सी, और ऊपर वाला इलाका, ये जो इलाका है इसे हम कहते हैं कोरिया बे। कोरिया बे, येलो सी, यहाँ पर जेजू स्ट्रेट, जेजू स्ट्रेट के बाद आपको वेस्टर्न चैनल भी कहते हैं इसको, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर जो एक कोरिया स्ट्रेट हम इसे कह सकते हैं। फिर आगे आपका सी ऑफ जापान आ जाता है, ये सी ऑफ जापान। यहाँ पर भी एक छोटा सा आइलैंड आपको दिख रहा होगा, इसका नाम उलिंगडो है, जो जापान में है, जो सॉरी कोरिया का पार्ट है। जापान तो नीचे है, ये उलिंगडो है जो कोरिया का पार्ट है, ऊपर आपका फिर रशिया आता है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर आपको मैप में भी सारी चीज़ें पहले ऑलरेडी डिसाइडेड मिलेंगी। यार ये आपको यहाँ आपको दिख रहा होगा नॉर्दर्न लाइन लिमिट जो कहते हैं, जहाँ कैसे बाउंड्री बनी हुई है, यानी ओशन में ये जो लाइन है यहाँ तक ये नॉर्थ कोरिया का है, बाकी हिस्सा साउथ कोरिया का है। तो साउथ कोरिया का अक्सर ये दावा होता है कि भाई ऐसे लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींचो, ये पूरा इलाका हमें दे दो, जो ओशन का इलाका है वो भी हमारा होना चाहिए, जो यहाँ के आइलैंड्स है वो हमारे होने चाहिए। विवाद अक्सर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में ऐसा बना रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए किस लोकेशन की बात हो रही है। अगर इसमें आपको देखें तो यहाँ व्लादिवोस्तोक है, जिसके साथ इंडिया ने नया रूट बनाया था चेन्नई व्लादिवोस्तोक तक व्यापार करने के लिए। तो रशिया की बाउंड्री आपको दिख रही होगी, यहाँ नॉर्थ कोरिया से मिलती है नाजिन खसिन के पास, ये रीजन जहाँ देखिए नॉर्थ कोरिया और रशिया की बाउंड्री भी आपस में लगती है। तो नॉर्थ कोरिया मेजरली चाइना और रशिया के साथ ही व्यापार करता है, बाकी दुनिया से उसका ज़्यादा संबंध है नहीं। तो ये विवाद किस जगह को लेकर हुआ था, कौन से आइलैंड को लेकर हुआ था, ये आपको पता लग गया। डेक्यूमपोंग आइलैंड कहाँ पर है, इट्स इन साउथ कोरिया। इसके ऊपर फायरिंग हुई और अब साउथ कोरिया ने भी कुछ जवाबी फायरिंग की है। अगला 2 क्वेश्चन जो आपसे मैंने पूछे थे कि भाई बताइए कौन से ट्रेड ग्रुप्स हैं नॉर्थ साउथ अमेरिका में, सॉरी नॉर्थ साउथ कोरिया के चक्कर में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो देखिए 3 मेजर यहाँ पर अलायंसेस हैं, मर्कूसर, पैसिफिक अलायंस और ALBA। तो पैसिफिक अलायंस में कोलंबिया, पेरू, चिली और मेक्सिको है। ALB में इक्वाडोर, बोलिविया, निकारागुआ, वेनेजुला है, क्योंकि इन कंट्रीज़ को बेचारा कोई पूछता नहीं तो इन सब ने अपना अलग ग्रुप बना लिया ALBA का। बाकी एक और ग्रुप है मर्कूसर। मेरा आपसे सवाल है कि मर्कूसर में कौन कौन सी कंट्रीज़ होंगी। ऑब्वियसली जो कंट्रीज़ यहाँ नहीं है वो इसका पार्ट होंगी, यानी ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना। क्या चिली और बोलिविया पार्ट है मर्कूसर का? मेरा सवाल है आपसे, मर्कूसर की कौन सी कंट्रीज मेंबर्स हैं और क्या बोलिविया मर्कूसर का पार्ट है और क्या चिले मर्कूसर का पार्ट है? आपके लिए होमवर्क है ये, चेक करके बताइए, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट हमने बता दिए, पैसिफिक और ALBA। अगला कैमेलियन ट्रोजन की बात आती है। कैमेलियन ट्रोजन असल में एक ऐसा सिक्योरिटी ब्रीच है जिसके तहत वो आपके फ़ोन का पूरा डेटा चुरा लेंगे। ये एक ऐसा मैलवेयर आया है जिससे कि आपके ऐप्स के थ्रू आपके फ़ोन में आता है और फिर आपके फ़ोन को बिना आपको पता लगे सारा डेटा, जो भी गूगल का अलर्ट है, कुछ काम नहीं करता और वो आपके पूरे फ़ोन के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं, आप जो लॉगिन करते हैं थ्रू टच स्क्रीन या फिंगरप्रिंट्स, वो कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा डिसेबल कर देगा सबको। यहाँ तक कि फ़ोन का पिन भी काम नहीं करेगा। तो कैमेलियन की जब हम बात करें तो याद रखिए एक ट्रोजन है, एक मैलवेयर है जो आपके फ़ोन को तबाह कर सकता है, आपकी एंट्री रोक देगा। ये तो होगी ट्रोजन की बात। अब बात करते हैं इंडिया में वर्ली। ये खूबसूरत पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, इन्हें कहते हैं वर्ली पेंटिंग्स। असल में ये इसलिए वर्ली पेंटिंग्स कही जाती हैं क्योंकि महाराष्ट्र की एक वर्ली ट्राइब है जो ये पेंटिंग्स वहाँ के लोग अक्सर किया करते थे, काफ़ी प्रचलित है ये। लेकिन वर्ली सिर्फ इस चीज़ के लिए ही फेमस नहीं कि वो पेंटिंग्स करते थे। वर्ली ट्राइब महाराष्ट्र का एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल यूनिट भी है। इनके लिए खास बात ये भी है कि वहाँ पर कई सारे लेपर्ड्स, तेंदुए पाए जाते हैं और एक विशेष बात यह है कि यहाँ बाघों को और तेंदुओं को पूजा जाता है और इस रीजन में बाघों और तेंदुओं को पूजा जाता है। उन्हें कहा जाता है वाघोबा मतलब लेपर्ड्स। और यहाँ बहुत सारे लेपर्ड्स रहते हैं और बहुत सारी पॉपुलेशन है वहाँ, लेकिन उनके साथ इंसानों का संबंध इतना बेहतर है कि वहाँ उनको पूजा जाता है। तो ये न्यूज़ में था टॉपिक, इसलिए मैंने पिक किया। वाघोबा का मतलब क्या होता है? तो लेपर्ड या टाइगर कहेंगे, क्योंकि इस रीजन में बहुत हाई लेपर्ड डेंसिटी होती है। कहाँ लोकेटेड है ये? तो नॉर्दर्न सह्याद्री में, मुंबई के बाहर वाला इलाका जो महाराष्ट्र का है वहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। वहाँ ये ट्राइब्स रहती हैं और उस रीजन में लेपर्ड डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, फिर भी विवाद नहीं होते। 6 बजे के बाद इतने बच्चों को बाहर नहीं भेजते क्योंकि वो समय होता है लेपर्ड्स का। और ये इंसान और जानवर के समन्वय की कहानी है। इसमें देखिए लोकेशन तो असल में सह्याद्री की मैं बात जब करूँ तो इस रीजन में डेक्कन प्लेट्यू के बिल्कुल आपको वेस्टर्न रीजन में देखने को मिलेगा सह्याद्री। और यहाँ ऊपर की तरफ आपका मुंबई महाराष्ट्र का रीजन है जहाँ पर आपको दिखता है ये इलाका, ये महाराष्ट्र का रीजन। यहाँ आपको दिखेंगे मैक्सिमम जो आपकी वर्ली ट्राइब है यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और यहीं पर वो इलाका है जहाँ हम बात कर रहे थे कि एक लेपर्ड पॉपुलेशन काफ़ी है। यहाँ देखिए वेस्टर्न घाट्स यहाँ से गुजरते हैं इस पूरे रीजन से, जो बहुत ज़्यादा प्रिस्टीन एक एनवायरनमेंट है, जहाँ बहुत से
जो पशु और जीव रहते हैं उनकी कहानी वहाँ से हमें देखने को मिलती है। तो ये रीजन हो गया इस बात की। अब एक केरला की बात करते हैं। इस मैप में केरला आपको कहाँ दिख रहा है भाई? बिल्कुल नीचे। यहाँ पर ओटर देखे गए। ओटर नॉर्मली हमें केरला में नहीं देखने को मिलते, यहाँ पे यूरेशियन ओटर देखा गया पहली बार इतिहास में। तो जो चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ, चिनार की हम जब बात करें आपको लगेगा कश्मीर के किसी जंगल की बात कर रहा हूँ, पर नहीं, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इडुक्की में है। इडुक्की कहाँ है? केरला में। और ये एक नया मैमल है जो आइडेंटिफाई हुआ है केरला में। पहले हम ऑटर को कभी कंसिडर नहीं करते थे कि ये भी केरला में मिल सकता है, तो कहाँ मिला है? चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में, इडुक्की के पास। तो ये बातें हो गई इडुक्की की। अब यहाँ देखिए एक और एरिया है लक्षद्वीप, जो काफ़ी प्रचलित है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब शायद आ गए होंगे। ऑब्वियसली तस्वीरें उनकी काफ़ी वायरल हुई थी, यानी यहाँ पे टूरिज्म को पुश मिल सकता है इस चीज़ से। तो हमने जाना इडुक्की के बारे में केरला में, वहाँ हमें ओटर देखने को मिले। हमने देखा जो वर्ली ट्राइब है उसके बारे में, जो कहाँ रहती है, मुंबई के आसपास, महाराष्ट्र के आसपास, नॉर्दर्न सह्याद्री माउंटेन्स के पास और रीजन में, यानी वेस्टर्न घाट्स में। लोकेशन आपको यहाँ से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब इनके अलावा जो लोकेशन है चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की आपने देख ली, यहाँ बिल्कुल यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये तमिलनाडु केरला के बॉर्डर के पास। अगला न्यूज़ है उल्फा के साथ इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया। उल्फा के साथ क्या पैक्ट साइन किया है कि भाई एक सेटलमेंट मिल गई जिसके तहत आगे कोई भी विवाद उल्फा और इंडिया के बीच में नहीं रहेगा। गवर्नमेंट के बीच में किसी तरह का वायलेंस अब स्टेट में देखा नहीं जाएगा। उल्फा का नाम सुनते ही पहली बात आपको आती है असम का नाम दिमाग में आता है, जहाँ काफ़ी साल विवाद उत्पन्न रहा उल्फा जैसे ग्रुप की वजह से। उल्फा को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए थे, पर ये रोक नहीं रही थी ग्रुप। क्यों? इसके पीछे वजह ये है कि कुछ लोकल सपोर्ट तो था इनके पास, लेकिन इनको बाहर बहुत मदद मिलती थी। ये भाग के भूटान घुस जाते थे, कभी कभी बांग्लादेश घुस जाते थे, और वहाँ से कभी कभी कहा जाता है कि चाइना और इवन पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कुछ ना कुछ, सबको नहीं, कुछ लोगों को शायद कोई इंडायरेक्ट सपोर्ट मिलता हो, ऐसी शक की बातें की जाती हैं। लेकिन जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट आई है, जहाँ पे इलेक्शन हाल ही में हुए हैं, और उनके आने के बाद बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध बहुत सुधरे और म्यांमार में भी भारत के संबंध बहुत सुधरे। तो वो दो जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी भारत के बॉर्डर्स पे, उनसे इन्हें सपोर्ट मिलना जब से कम हुआ है, तब से आप अक्सर देखोगे इस रीजन से मोस्टली ऐसी समस्याएं खत्म हो गई। अब अगर आप देखो ये असम का इलाका है, तो यहाँ से स्टेट से जो कई सारे ग्रुप थे नॉर्थ ईस्ट के, वो सारे या तो बांग्लादेश में घुस जाते थे, छुप जाते थे, या फिर म्यांमार में छुप जाते थे। म्यांमार के साथ तो भारत के संबंध बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि भारत म्यांमार की मिलिट्री जनता, मिलिट्री का रूल जो था उसको मानने से इनकार करता था। लेकिन बाद में भारत ने जैसे ही इनके साथ संबंध नॉर्मलाइज किए हैं, हमें नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी बहुत शांति देखने को मिलती है। मैं मान सकता हूँ कि मणिपुर में जो हमें हाल में ही देखने को मिला वो काफ़ी दुखदायक था। मैं उसको साइड करते बोलूँगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो मिलिटेंट ग्रुप्स अब बहुत जल्दी एग्रीमेंट करके सीज फायर करते हैं, इसकी वजह यही है कि वो रीजन ऐसा हो चुका है जहाँ पर अब सपोर्ट सिस्टम थोड़ा इंटरनेशनली कट ऑफ हो चुका है। तो वो लोकेशन याद रखिए, असम के आसपास कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो इनको शायद इंडायरेक्ट सपोर्ट दे सकती थी। भूटान के साथ भी इंडिया ने उनकी आर्मी के साथ मिलकर एक मिशन चलाया था कि बॉर्डर के आसपास जो भी ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स का कोई अगर ठिकाना है तो उसको साफ किया गया था। तो ये हम यहाँ से जान सकते हैं। तो ये कहानी थी उल्फा की, जिसने एक सेटलमेंट की बात की शांति के साथ, और कहा जा रहा है 1979 के बाद लगभग 700 लोगों की जाने गई हैं। तो उल्फा के साथ ही एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन एक और क्वेश्चन जिसका हमें आंसर करना था कि किसके साथ डेजर्ट साइक्लोन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडियन कर रही है, तो वो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और 2 से लेकर 15 जनवरी तक राजस्थान में हो रहा है ये। और यहाँ से जायद फर्स्ट ब्रिगेड जो उनकी वो आएंगी, जिनके साथ ये काम किया जाएगा। तो नाम ही डेजर्ट है, तो ये ऑब्वियसली कहाँ पर, राजस्थान में किया जा रहा है। किसके साथ? यूएई के साथ। इसको याद रखिए, यूएई कहाँ लोकेटेड है मैप में आप बताइए मुझे, इमेजिन कर सकते हैं आप। आई गेस हम सब ने डिटेल में डिस्कस किया था पिछले हफ्ते भी। तो ये था इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़, जहाँ मेजरली हमने चीज़ों को समझा, डिस्कस किया और जाना। और ये रहा यूएई। अगर आप मैप में अभी तक क्लियर नहीं है कहाँ पर लोकेटेड है, पता लग गया। पर्शियन गल्फ आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको यमन दिख रहा होगा, सोकोट्रास आइलैंड दिख रहा होगा, ओमान दिख रहा होगा, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको कहाँ कहाँ लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो आई गेस ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। यूएई के साथ भारत एक इंपॉर्टेंट ट्रेड एक ग्रुप भी, वो एक रूट भी बना रहा था यूएई के साथ, यहाँ से जाता था। इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं इसको हम, जो बीच में फंस गया क्योंकि इजराइल में अब हिंसा फैल गई। इजराइल का हाइफा पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था इसके लिए। तो ये चीज़ें बहुत रेलेवेंट है कि आपको जो लोकेशन इन न्यूज़ है वो तो पता रहे, प्लस साथ ही साथ कहाँ से वो गुजरती है, क्या उसकी स्टेटस है, क्या रेलेवेंस है, ये आपको पता रहनी चाहिए। तो आई गेस ये आपको आइडिया लग चुका है कहाँ पे कौन सी कंट्री लोकेटेड है, इसकी क्या कहानी है। तो ये था आज का वीडियो जहाँ हमने डिटेल्स इन चीज़ों के बारे में जाना। और अगर आप चाहें तो और
भी ऐसे PDF और बाकी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ऐप से, PW ओनली एस ऑफिशियल से, या फिर आप इसको स्कैन कर सकते हैं। लिंक है, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से आप। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS एंड हैव अ नाइस डे।